हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के ऊपर। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आपके एनसीईआरटी का भी टॉपिक है और इससे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा सवाल आया है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से हमेशा सवाल आता है। और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आज का जो भी लेक्चर होने वाला है या आज का जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, उसमें बहुत सारी लॉजिकल बातें होंगी जिसको आपको समझ कर अपने दिमाग में रखना होगा। जैसे हम आज फोकस करेंगे बेसिकली 3 तरह के टॉपिक्स के ऊपर। एक तो ये है कि जब हम लोग बहुत लार्ज अमाउंट का करंट चाहते हैं, मैक्सिमम करंट चाहते हैं, तो फिर हमें एक से ज़्यादा सेल यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम एक से ज़्यादा सेल यूज़ करेंगे तो उन्हें कंबाइन करने का अपना अपना तरीका होता है। तो हम किस केस में, किस सिचुएशन में, किस कॉम्बिनेशन पे जाएंगे और वो उस सिचुएशन में कितना मैक्सिमम करंट देगा, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशन करेंगे या कुछ रिजल्ट निकालेंगे। आप उस रिजल्ट पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा कभी कभी सवाल आता है कि सेल की पोलैरिटी को चेंज कर दिया, प्लस इधर माइनस इधर, तो उससे सर्किट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा। उससे रिलेटेड सवाल भी आपकी बुक में है। एनसीईआरटी में शायद नहीं है लेकिन बाकी अदर बुक में है, तो उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पिछले टेस्ट का क्वेश्चन जो हमने दिया था आपको, पहले हम वो सॉल्व कर देते हैं। और इस टेस्ट के क्वेश्चन को बहुत लोगों ने सॉल्व करके भेजा है। बहुतों का आंसर सही भी था, बहुत लोग आंसर के करीब थे। लेकिन देखिए, सबसे बेहतर सॉल्यूशन हम तभी मान सकते हैं या सबसे बेहतर तरीका वही होता है जो यूनिवर्सल हो, हर जगह क्वेश्चन पे अप्लाई हो। तो आप कोशिश ऐसा करना कि जो भी तरीका बताया जाता है, तरीका जो भी मेथड हम बताते हैं आपको, जैसे हमने पिछले लेक्चर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन दिया, तो आप इस तरह के सवाल को पहले व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट कीजिए, तब सॉल्व कीजिए। ईजी होगा आपको सॉल्व करना। ठीक है, अब देखो, इस तरह के सवाल सर्किट को या आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज में जब आप चेंज करते हैं तो सबसे बड़ी मुसीबत आती है कि डायगोनल किसको लें। एक बार अगर डायगोनल मिल जाएगा तो फिर तो बाकी पॉइंट हम कर ही लेंगे। तो याद रखिएगा, डायगोनल, देखिए जो हम बोल रहे हैं अच्छे सुनिएगा, डायगोनल आप उसी सेगमेंट को मानिएगा जिसका कोई भी एंड बैटरी से कनेक्टेड ना हो। ठीक है, बैटरी है ए बी, तो आप इसमें वो वाला ब्रांच खोजिए जो बैटरी से जिसको कोई मतलब नहीं है। तो मेरी समझ में वो ब्रांच है सी डी, है ना। जैसे देखो, डी ई नहीं हो सकता जाके बी पे लग रहा है, डी एफ नहीं हो सकता जाके ए पे लग रहा है, सी ई नहीं हो सकता जाके बी पे लग रहा है, सी एफ नहीं हो सकता ए पे लग रहा है। तो वैसा ब्रांच जिसको बैटरी से मतलब नहीं है, सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लो, खुद ब खुद आपका सर्किट आसान होता चला जाएगा। जैसे देखिए, हम आपके सामने में सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। हमने डायगोनल माना सी डी को, ऊपर में हमारा है सी और ये रहा हमारा डी। ठीक है, अब सी डी के अगल बगल में देखिए क्या है, एक तरफ में ई है, एक तरफ में एफ है। तो हम एक काम करते हैं, एक तरफ में एफ बना लेते हैं और एक तरफ में हम ई बना लेते हैं। अब देखिएगा ज़रा, ये है 2R, तो देखिए सी से एफ को लगता हुआ है 2R, सी से एफ को ज्वाइन किया गया 2R से, एफ से डी को ज्वाइन किया गया है 2R से। आप सर्किट में देख सकते हैं। अब देखिए, सी को ई से ज्वाइन किया गया है 2R से, उसके अलावा डी को ई से ज्वाइन किया गया है 2R से। कुल मिलाकर ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है, क्योंकि जब इसके साइड्स का रेशियो निकालिएगा तो वो बराबर आएगा। अब एफ और ई के बीच में एक बैटरी लगाए, एफ और ई के बीच में एक बैटरी लगाए, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये रहा एफ और ये रहा ई, यहाँ से आप एक बैटरी लगा दीजिए। ठीक है, जिसका वोल्टेज हमें पता है कितना है, वी। अब देखो होना क्या है, हमें करंट चाहिए। किस पार्ट में हमें करंट चाहिए, ए, ठीक है, ए, अगर हम इसको ए कहते हैं, एफ सी ई बी, ए एफ सी ई बी, ए एफ सी ई बी, हमें इस पार्ट में बहने वाला करंट चाहिए। क्लियर है, क्योंकि हम कहेंगे इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो देयर विल बी नो करंट इन सी डी से बहने वाला करंट हो जाएगा 0। अब जो भी करंट जाएगा ना, यहाँ से आई करंट, एफ से जाने के लिए 2 रास्ता, इधर मान लो कि चला गया हमारा करंट I1, इधर मान लीजिए कि चला गया हमारा करंट I2।
तो ये इधर तो करंट जाएगा नहीं, तो यही I1 यहाँ से होता हुआ इधर, ये I2 इधर से होता हुआ इधर, फिर से I करंट क्या हो गया वापस। तो देखिए हमसे पूछा ये जा रहा है कि इस ब्रांच में क्या करंट फ्लो हुआ, FCE वाले ब्रांच में। तो सीधा सा मतलब है कि इस ब्रांच में जो हमें करंट फ्लो निकालना है AFCEB में जो आपको करंट निकालना है, तो ये ऊपर वाला दोनों जो पोर्शन है वो हमारा किस में हो जाएगा, सीरीज़ में हो जाएगा। तो इसका एक एलिमिनेट करके आप बना लीजिए, दोनों सीरीज़ में है, दैट इज 4R। नीचे वाला पोर्शन भी सीरीज में है, दैट इज 4R। और ये वोल्टेज इसका कितना है V, यहाँ से यहाँ तक बैटरी जो लगा हुआ है, तो वोल्टेज कितना है V, जब ये सीरीज में आ गया तो वोल्टेज कितना है V। अब आपको करंट चाहिए, तो करंट बराबर फॉर्मूला होता है किसी भी ब्रांच का, करंट बराबर वोल्टेज बटा में रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस टोटल कितना हो गया, ऊपर वाला 4R, नीचे वाला भी 4R। तो किसी भी ब्रांच में जाइएगा तो करंट आपको क्या मिलने वाला है, V/4R। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड। अब यहाँ पे आंसर जो हमें मिला है वो काफ़ी आंसर हमें मिला है, हम उनका नाम आपको बता देते हैं किनका आंसर सही था। सही आंसर देने वालों में नाम है गौरी शंकर, सनी कुमार, नुसरत, अभिषेक, शुभम, नेहा, खुशी, साहित्यराज, शुभम, निधि, अनु, निशु, अनुप्रिया, हर्षिता मौर्य, अनुराधा, अनु, निधि और मानसी। इन सभी लोगों का जवाब बिल्कुल एक्यूरेट था। बहुत लोगों ने और भी जवाब दिया जो काफ़ी क्लोज था ठीक के। सबसे पहले जो मुझे आंसर मिला इस क्वेश्चन का वो हमें हासिल हुआ गौरी शंकर का, इसने सबसे पहले आंसर दिया। तो चलिए जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखिए हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स या ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो शुरू में तो हम दो तरह का ग्रुपिंग जानते हैं, जैसे रेसिस्टेंस का दो तरह का ग्रुपिंग था, पैरेलल और सीरीज, वैसे ही सेल्स का भी दो तरह का ग्रुपिंग होगा, सीरीज एंड पैरेलल। अब कहाँ पे सीरीज का यूज़ करेंगे और कहाँ पे पैरेलल का यूज़ करेंगे उसके बारे में जानते हैं। देखिए, और हाँ एक चीज़ और है, एक सवाल किसी ने पूछा था, उसमें चार्जिंग या डिस्चार्जिंग का ऐसा कुछ सेल को लेकर के, तो उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शायद 11 है जो कि इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, तो वो आज के थ्योरी के बाद आपसे बन जाएगा। टॉपिक है हमारा आज का ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। हम मानेंगे हमारे पास में बहुत सारा सेल है और हमने उसे सीरीज में जोड़ा, तो सीरीज में जोड़ने का क्या फ़ायदा है या सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे पहचानते हैं। तो देखिए हमारे पास में सेल होगा और हमने आपको एक बार बताया था कि हर सेल का अपना कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। तो हम जो पहला केस लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का, उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, सबका ईएमएफ एक जैसा होगा और सबका इंटरनल रेसिस्टेंस भी एक जैसा होगा, यानी हम आइडेंटिकल सेल्स का सबसे पहले केस लेंगे, उसके बाद आपको नॉन आइडेंटिकल भी बताएंगे। देखिए मान लेते हैं हमारे पास में सेल्स है, ठीक है, एक सेल ये रहा और इस सेल का अपना इंटरनल रेसिस्टेंस हल्का हमने जो मार्क किया है इस तरह से, ये आपका इंटरनल रेसिस्टेंस है इस सेल का। उसके बाद एक और सेल हमारे पास में, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, एक सेल और उसका भी इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ऐसे कर करके हमारे पास में बहुत सारे सेल्स हैं, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, और इसको कनेक्ट किया गया है, दिस सेल्स आर कनेक्टेड
ओवर अ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर। इन सारे सेल्स को हमने एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर पे कनेक्ट किया। इन सभी का ईएमएफ जो है वो ई है और सभी का इंटरनल रेसिस्टेंस, हर सेल का अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है स्मॉल आर। ठीक है, और ये कितने सेल्स हैं ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन में? ये है एन सेल्स। ठीक है, हमारे पास में एन सेल्स है, बहुत सारा सेल है, एन नंबर्स ऑफ सेल्स है। ठीक है, और सभी को हमने सीरीज में कंबाइन किया है, सभी का इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। ठीक, क्लियर है? चाहो तो एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हो, कंसीडर देयर आर एन आइडेंटिकल cells are connected in series over an external resistance कैपिटल आर। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन का पहचान ये है कि हर बैटरी का प्लस माइनस एक दूसरे से जुड़ा होगा। देखो, इस बैटरी का माइनस इसके प्लस से जुड़ा है, फिर इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ा है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका है। सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे ही होता है। आप पुराने ज़माने में जो सेल जो टॉर्च में लगता था वो ऐसे ही कंबाइन किया जाता था, एक सेल उसके ऊपर पे दूसरा सेल, उसके ऊपर में दूसरा सेल, तो प्लस माइनस एक दूसरे से कंबाइन होता था। ठीक है, तो अगर हम इस सेल का नेट ईएमएफ निकालना चाहें, अगर हम इस सेल का नेट ईएमएफ निकालना, क्योंकि हमें करंट निकालना है, हमें ओवरऑल पता करना होता है करंट, ये कॉम्बिनेशन हमें क्या करंट देगा। एक्चुअली में हमें इस कॉम्बिनेशन से मिलने वाले करंट आई का वैल्यू पता करना है। तो आई बराबर क्या होता है? करंट के बराबर वी बाई आर, ईएमएफ बाई टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस। तो हमें पहले टोटल ईएमएफ पता होना चाहिए पूरे कॉम्बिनेशन का, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसको हम डिवाइड करा के करंट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ करंट फाइंड करना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अब ज़रा लिखते हैं, समझिएगा। नेट ईएमएफ्स ऑफ द सेल। तो देखिए, एक सेल का ईएमएफ ई है और हमने एन सेल्स कनेक्ट किए हैं, तो हमारी समझ में टोटल ईएमएफ हो जाएगा एन ई। टोटल ईएमएफ कितना हो जाना है? एन ई। ठीक है, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल्स। अब देखिए, याद रखिएगा, अगर सेल हमारा सीरीज में है, सेल अगर हमारा सीरीज में, जैसे ये सेल सब अगर सीरीज में है, तो इसके अंदर का रेसिस्टेंस भी जो होगा ना वो सीरीज में होगा। तो इन सब के अंदर का इंटरनल रेसिस्टेंस भी जो होगा वो सीरीज में होगा। और कितना है नंबर? एन। तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो जाना है? एन आर। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करके बनाएं, इसी डायग्राम को देखो, ये डायग्राम हमारा छोटा हो चुका है। टोटल रेसिस्टेंस, टोटल ईएमएफ हो चुका है एन ई। टोटल ईएमएफ कितना हो चुका है? एन ई। और टोटल रेसिस्टेंस हो चुका है एन ई, और टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस हो चुका है एन आर, और बाहर में एक रेसिस्टेंस है कैपिटल आर। अब सर्किट हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। अब करंट चल रहा आई। अब तो करंट आप निकाल सकते हो। देखो, अगर आप सबसे पहले इस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, तो देखो ये एन आर, एन स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। अब देखो तो फिर से ये एक दूसरे के साथ किस में आ गया? सीरीज में, है ना। तो अगर हम यहाँ पे नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना चाहें, अब पूरे सर्किट का अगर हम रेसिस्टेंस निकालना चाहें, तो देखो ये एन आर, ये वाला एन आर और ये आर सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा? एन आर प्लस आर। क्लियर है? सो करंट बराबर फॉर्मूला सभी को पता है। करंट बराबर फॉर्मूला होता है नेट ईएमएफ बाई नेट रेसिस्टेंस, पूरे सर्किट का ईएमएफ और पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस। तो पूरे सर्किट का ईएमएफ कितना है? एन ई। ठीक है, और पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस कितना हो गया? एन आर प्लस आर।
तो करंट आपका आ चुका है I बराबर NE/NR+R। हमारे पास में करंट I बराबर आ चुका है। याद रखिएगा, अगर मान लो आपको एग्जाम में ऐसा केस आता है कि हमारे पास है बहुत सारे सेल हैं, आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल कहने का मतलब उनका ईएमएफ और रेसिस्टेंस क्या है, बराबर है, तो वो कितना करंट हमें देगा, NE/NR+R। अब इसमें कुछ केसेस हैं, देखो इसमें दो केस हैं। पहले केस में हम क्या करेंगे, ऐसा मान के चलेंगे कि हमारा जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल्स आर वेरी लेसर देन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, तब क्या करंट हो। फिर उल्टा मानेंगे, ये आर क्या है हमारा, बहुत कम है, अंदर का इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तब क्या होगा। तो यहाँ पे हम दो केस डील करेंगे। शॉर्ट सर्किट का भी आप केस यहाँ पे देख सकते हो। शॉर्ट सर्किट तो आप समझते हुए वायर से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस पे कोई करंट जाता नहीं, आर का वैल्यू 0 होता है, तो वहाँ पे भी E/r। तो खैर उस पर चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन पहले हम इसमें दो केस देखेंगे। आप एक काम कर लो, जल्दी से इन सारे डेटा को नोट करो, फिर हम आपको यहाँ पे दो स्पेशल केस बताते हैं। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास में देयर आर टू केसेस। एक फिगर हम यहाँ नीचे छोड़ देते हैं और करंट की वैल्यू भी रहने देते हैं। NE/NR+R। चलिए, करंट अगर आपको याद है कितना आया था, तो हम यहाँ पे दो स्पेशल केस लेंगे। केस फर्स्ट, इफ अगर मान लीजिए हमारा R जो है वो काफ़ी छोटा है इंटरनल रेसिस्टेंस से। करंट हमारा कितना आ चुका है, हम यहाँ लिख देते हैं, करंट है NE/, देखो कहता है यहाँ पे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत कम है इंटरनल रेसिस्टेंस से। तो अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं, देन NR+R। देखो चूंकि कैपिटल R की वैल्यू बहुत कम है और स्मॉल nr की वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना, तो अगर बहुत ज़्यादा टर्म में किसी छोटे टर्म को जोड़िएगा तो उसका कुछ मतलब नहीं रह जाता है। तो ये लगभग बराबर होगा NR के। फिर से समझो, हमने पहला अजम्पशन लिया है कि बाहर का रेसिस्टेंस बहुत कम है एक्सटर्नल, और उस सेल के अंदर का इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी स्मॉल nr बहुत ज़्यादा है, कैपिटल R बहुत कम है। तो स्मॉल nr में जब कैपिटल R जोड़ेंगे, क्योंकि उसका वैल्यू बहुत कम है, तो वो नियरली NR के ही बराबर होगा। ठीक है, तो इस केस में करंट जो I वो मिलेगा हमें, कितना मिलेगा, देखिए तो NE, R तो खत्म हो गया, बटा यानी E/R, यानी करंट ऑफ अ सिंगल सेल। एक सेल का EMF E और एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस R, यानी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा ये। यानी आपको करंट बहुत कम मिला ना। देखो इस केस में करंट ज़्यादा था, लेकिन अभी करंट क्या हो गया, बहुत कम हो गया। अभी इसको हम समझाएंगे, पहले दूसरा वाला केस देखते हैं। केस 2, अगर मान लीजिए अगर मान लो कि आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो इंटरनल रेसिस्टेंस है ना, तो उस केस में अब सिचुएशन चेंज हो जाएगा। देन NR+R नियरली इक्वल्स टू, अब कौन बड़ा है, कैपिटल R। कैपिटल R में इस छोटे टर्म को जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं, कैपिटल R ही आएगा। तो अब इस केस में करंट जो होगा I, वो देखो तो कितना होगा, NE/R। NR तो ख़त्म हो गया, बहुत छोटा है, तो ये देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं E/R। अब देखिए तो ज़रा इन दोनों केस में क्या फ़र्क है। देखिए इस केस में जो EMF है, जो करंट है वो सिर्फ E/R है, लेकिन इस केस में जो करंट है वो E/R है n टाइम्स। हमने सेल कितना लिया था, n, तो हमें करंट भी सभी से चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इंटरनल रेसिस्टेंस ज़्यादा, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कम, तो
सेल करंट देता है सिर्फ एक सेल के बराबर अगर उसे सीरीज में जोड़ा जाए, ठीक है। यानी इसको आप ऐसा बोल सकते हो, मान लो इंटरनल से ज़्यादा है, मतलब पुराना बैटरी है मेरे पास, तो पुराने बहुत सारे बैटरी को अगर सीरीज में जोड़ेंगे ना तो सब करंट नहीं देगा, जो करंट मिलेगा वो बस एक सेल के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज़्यादा है, इंटरनल रेसिस्टेंस कम है, केस 2, यानी फ्रेश बैटरी है ना, फ्रेश बैटरी है, इंटरनल रेसिस्टेंस कम है, तो उस केस में जो करंट मिल रहा है, एक सेल का करंट होता है E/R, एक सेल का EMF E, रेसिस्टेंस E/R, और टोटल सेल N, यानी सब का सब हमें करंट दे रहा है। तो मैक्सिमम करंट आपको किस केस में मिला? तो मैक्सिमम करंट हमको इस केस में मिला, सेकंड केस में N टाइम्स ज़्यादा। तो यहाँ से रिजल्ट याद रखिएगा, देखिए यहाँ से रिजल्ट याद रखिएगा, इन ऑर्डर टू obtain maximum current, the cells should be connected in series when internal resistance, कब? when internal resistance is very small in comparison to external resistance। आप खुद देख सकते हैं, आपको ज़्यादा करंट कब मिला, आपको ज़्यादा करंट कब मिला? जब आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज़्यादा था और इंटरनल रेसिस्टेंस कम। यानी ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फ्रेश बैटरी हो और उसे अगर हम सीरीज़ में लगाएं तो हम मैक्सिमम करंट गेन कर सकते हैं। हमने शुरू में ही बताया था कि हम जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करते हैं तो हम इसलिए सेल को कंबाइन करते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा करंट चाहिए होता है। क्लियर है सभी को ये बात? तो आप अच्छे से इन डेटा को नोट कीजिए, ठीक है। इसका रिजल्ट याद कीजिए, ये याद होना चाहिए कि हम सीरीज़ में सेल को कब कंबाइन करते हैं मैक्सिमम करंट लेने के लिए। देखो, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बाद अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोगों को मैक्सिमम करंट हर कंडीशन में बताना पड़ता है कि कितना होगा और क्या उसके लिए कॉम्बिनेशन होगा। और करंट का बेसिक फार्मूला है टोटल EMF बाई टोटल रेसिस्टेंस। तो जब भी आपको बहुत सारा सेल या बहुत सारा रेसिस्टेंस एक जगह मिले तो आप कोशिश कीजिएगा कि पहले आप नेट EMF निकालो, नेट रेसिस्टेंस निकालो, फिर नेट EMF को नेट रेसिस्टेंस से डिवाइड लगाओ तो करंट आपको मिलेगा। अब जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, देयर आर M cells having EMF E and internal resistance R are connected in parallel over an external resistance R, जहाँ उसे करंट भेजना है। ये सारे सेल मिल करके इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को I करंट मान लो भेज रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं। कितने सेल्स हैं? तो M नंबर्स हैं, 1 2 डॉट 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 डॉट, बहुत सारा। N नहीं है, M है। दोनों में अलग लिया है क्योंकि ताकि जब इसको मिक्स करेंगे तो वहाँ आसानी होगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब सबसे पहले तो क्या निकालना होगा? नेट EMF ऑफ द सर्किट। सबसे पहला इसका स्टेप होगा कि नेट EMF ऑफ द सर्किट या सेल्स कितना होना चाहिए। तो देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन है और कितने सेल्स हैं? M। तो इस बार ME नहीं होगा क्योंकि देखो सीरीज़ में क्या होता है, सब जुड़ता चला जाता है। लेकिन पैरेलल का हम कंडीशन क्या बताया था कि पैरेलल में सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है ना। तो यहाँ देखिए, सभी सेल का जो एंड है, कॉमन एंड एक जगह पे है, राइट हैंड एक जगह, लेफ्ट हैंड एक जगह। तो इस सेल का EMF भी E है, इस सेल का भी EMF E है, इसका भी E है। तो इस R रेसिस्टेंस का भी नेट EMF E होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट EMF होगा वो सिंपल एक सेल का ही होगा, यानी कि E होगा। क्लियर है ये बात? अब हर सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r है, तो हमें यहाँ पे नेट इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल्स निकालना होगा। कैसे निकालोगे? तो 1/r इक्विवेलेंट ऐसे निकलेगा क्योंकि बहुत सारा है ना, और सब का सब किस में है? पैरेलल में है। तो इन सभी इंटरनल रेसिस्टेंस का नेट रेसिस्टेंस 1/r इक्विवेलेंट हमने मान लिया। पहले सेल का 1/r, दूसरे सेल का 1/r। देखो इंटरनल रेसिस्टेंस भी किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में तो रेसिप्रोकल करके जोड़ना पड़ेगा। कितनी बार जोड़ोगे? कितने सेल्स हैं? m टाइम्स। ऐसा ऐड कितनी दफ़ा? m टाइम्स।
तो 1/R इक्विवेलेंट देखो क्या आएगा, ठीक है। R 1 + 1 + 1, एक को कितनी बार जोड़ना है, m टाइम्स। तो अगर किसी चीज़ को m टाइम्स जोड़ोगे तो आंसर भी m ही आएगा, यानी कि m/R, ठीक है ना। हम कह दें कि एक को 10 बार जोड़ना है तो 10 ही ना आएगा, एक को 20 बार जोड़ना है तो 20 आएगा। तो एक को अगर m टाइम्स जोड़ना है, m टाइम्स, तो आंसर भी m आएगा। लेकिन हमें तो R इक्विवेलेंट चाहिए, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, स्मॉल r/m। तो इस पूरे सर्किट का निचोड़ ये है, अगर हम इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाएं तो ऊपर में नेट EMF E आ चुका है और नेट इंटरनल रेसिस्टेंस का भी वैल्यू हमें मिल चुका है। नीचे में एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, ये है कैपिटल R, और ये कितना आ चुका है, R/m, और ये है E। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो R/m और ये R अब सीरीज में आ चुके हैं। तो पूरे सर्किट का नेट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाना चाहिए, R + R/m, इतना हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो अब हम करंट I का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होता है करंट का वैल्यू, नेट EMF बटा नेट रेसिस्टेंस। तो नेट EMF है E और नेट रेसिस्टेंस है R + R/m। तो याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर इंटरनल रेसिस्टेंस और EMF बराबर हो, आइडेंटिकल सेल हो, तो उस केस में करंट हमें मिलता है E/R + R/m। आप चाहें तो ये m यहाँ लग जाएगा और m ऊपर भी चला जाएगा, यानी अगर इसी को चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, m अगर LCM हो जाए तो ME बटा में MR प्लस स्मॉल r। क्लियर है, इसको आप नोट कर लो, फिर हम इसमें आगे आपको बताते हैं वही दो स्पेशल केस। देखिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा यहाँ तक, तो हम अब आपको दोनों केसेस बता देते हैं। देखिए फिर से वही दो केस है। पहले केस में क्या करेंगे हम, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस या कोई भी है, किसी को पहला किसी को दूसरा कर सकते हैं, ऐसा रटा हुआ तो कुछ है नहीं। देखिए दो केस है मेरे पास में। सबसे पहले केस फर्स्ट, इफ मान लेते हैं इस केस में ना इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब पुराना बैटरी है ना, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बड़ा वैल्यू है वो रहेगा और छोटा वाले को हम क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल हो गया तो क्या हो गया, वो हट जाएगा। तो हम कह सकते हैं सो क्या है यहाँ पे R + R/m, तो जो बड़ा वाला वैल्यू है वो रहेगा R/m, बाकी तो क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, बहुत कम है तो क्या है वो नेग्लिजिबल है। तो आपको जो करंट मिलेगा वो इस केस में कितना मिलेगा, I = E बटा में R/m, क्योंकि ये तो ख़त्म हो चुका है कैपिटल R, तो आंसर हो गया m × E/R। देखो अच्छा रिजल्ट मिला आपको। इस केस में जो करंट है ना, एक सेल का करंट होता है E/R, लेकिन आपको करंट मिल रहा है m × E/R, यानी जितना सेल है सबका सब आपको करंट दे रहा है, जबकि इंटरनल रेसिस्टेंस ज़्यादा है, बैटरी पुरानी हो चुकी है, फिर भी सबका सब सेल आपको रेसिस्टेंस ये करंट दे रहा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। केस 2, अगर मान लो ऐसा हो इंटरनल रेसिस्टेंस आपका बहुत कम क्या एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास किसको नेगलेक्ट करेंगे, R/m को, R + R/m, क्या बच गया R। तो अब आपका जो करंट होगा वो कितना होगा, इसको हटा दो E/R, मतलब करंट थ्रू सिंगल सेल। इस केस में सब सेल करंट नहीं देगा, सिर्फ एक ही देगा। अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज़्यादा हो और इंटरनल रेसिस्टेंस कम हो और आप उसको पैरेलल में कंबाइन कीजिए, तो सब सेल हमें करंट नहीं देता है, सिर्फ एक ही सेल का हमें करंट मिलता है। तो अब हमारा रिजल्ट ये है कि अगर हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, देखो हम अपना रिजल्ट लिखने जा रहे हैं। रिजल्ट हमारा ये है, टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट, टू ऑब्टेन, उल्टा हो गया पिछली बार से है ना, इस बार देखो मैक्सिमम वाला कौन सा केस है, ये वाला मैक्सिमम है,
ज़्यादा है ना, यहाँ m टाइम्स है, ये एक हीट होगा है। तो टू ऑब्टेन मैक्सिमम करेंट है ना, टू ऑब्टेन मैक्सिमम करेंट व्हेन सेल्स आर connected in parallel, the कौन कम होना चाहिए, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस विल बी या शुड बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस के मुकाबले हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो होना चाहिए वो काफ़ी कम होना चाहिए, और सारे सेल्स को अगर हम पैरेलल में कंबाइन करें तो वो हमें इस केस में मैक्सिमम करंट देगा। तो आपको दोनों रिजल्ट याद हो गए। सीरीज़ वाले केस में क्या होना चाहिए, इंटरनल रेसिस्टेंस कम, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज़्यादा, तो मैक्सिमम करंट देगा। और पैरेलल वाले में क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कम होना चाहिए, इंटरनल रेसिस्टेंस ज़्यादा, तो मैक्सिमम करंट देगा, सब सेल करंट देगा। सीधी सी बात है, पुरानी बैटरी हो तो पैरेलल में कंबाइन कीजिए, नई बैटरी हो तो सीरीज़ में कंबाइन कीजिए। अब बारी है मिक्स्ड ग्रुपिंग की, पहले इसे आप नोट कर लो। अब बात करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की। देखिए, इसमें थोड़ा फिगर को समझना इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड ग्रुपिंग में हमने आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन अलग बताया, पैरेलल कॉम्बिनेशन अलग बताया। सीरीज़ में हमने आपके सामने में n नंबर्स ऑफ सेल्स लिए और पैरेलल में m नंबर्स ऑफ सेल्स लिए। ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखिए, फिगर कहता है कि हर एक रो में, ये एक सिंगल लाइन जो देख रहे हैं, लंबा सा जो अरेंजमेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, रोज़। तो ऐसे से कितने रो हैं, m, ऐसे से कितना रो है, m, और हर रो में n सेल है, स्मॉल n सेल है, और हर सेल का EMF E है, इंटरनल रेसिस्टेंस R है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, और इन सभी को एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R पे कनेक्ट किया गया है, और हम यहाँ से करंट I ले रहे हैं। अब हमें कंडीशन ढूंढना है। याद रखिएगा, ये CBSE बोर्ड में कंडीशन निकालने को दे देता है कभी कभी, CBSE बोर्ड में, तो वो लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। CBSE बोर्ड में कहता है कि इस केस में मैक्सिमम करंट के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो उस कंडीशन तक हमें पहुँचना है। लिखा हुआ है, फिगर शोज n सेल्स, कैपिटल N सेल्स, यानी टोटल संख्या जो n है ना, संख्या जो है सेल का वो n है, यानी एक रो में n सेल, और वैसा वैसा m रोज, तो कैपिटल N का वैल्यू होगा m इंटू n। EMF E, इंटरनल रेसिस्टेंस R, अरेंज इन m रोज, ईच रो हैविंग n सेल्स। अब देखो, सबसे पहले तो हमें निकालना होगा इस सर्किट का या टोटल सेल का नेट EMF। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जैसे निकालते आए हैं, नेट EMF ऑफ द सेल्स। तो देखिए कितना होगा, तो देखो एक रो में n सेल है, तो यहाँ से यहाँ तक का EMF कितना हो जाएगा, तो एक का E, और टोटल है कितना n, तो NE, तो ऊपर वाले रो का भी NE, इसका भी NE, इसका भी NE है, सब पैरेलल में। तो पैरेलल में EMF तो चेंज होता नहीं है, तो जितना एक रो का EMF होगा उतना ही पूरे सर्किट का होगा, यानी कितना हो जाएगा, एक रो का NE। चलिए, EMF तक तो हम पहुंच गए। अब हमें रेसिस्टेंस तक जाना है। तो देखो, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल R है। इंटरनल रेसिस्टेंस आपको नेट निकालना पड़ेगा, तो आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस से उतना ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक रो में देखो कितना सेल है, n, और एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है R, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, n बार जोड़ना पड़ेगा, यानी कि NR, यानी कि एक रो का टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस होगा n गुना स्मॉल r, और वैसा NR पैरेलल में कनेक्टेड है कितना बार, m बार, तो पैरेलल में फिर आना पड़ेगा आपको। तो पैरेलल माने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबका रेसिप्रोकल करके जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, हम ऐसा लिख सकते हैं, हेंस, थोड़ा समझिएगा, हेंस नेट रेसिस्टेंस ऑफ अ रो, एक रो का नेट रेसिस्टेंस NR। ऐसा ऐसा कितना रो है, हम थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाते हैं। देखो, यहीं पे एक ऊपर वाले का NR, फिर नीचे वाले का कितना है NR, वैसे वैसे आते रहिए आप, कितना है NR,
अब ये एन आर कितनी दफ़ा है, एम बार, ये एन आर कितनी बार रिपीटेड है, एम टाइम्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बताइए, पैरेलल में है तो एम टाइम्स एन आर को रेसिप्रोकल पैरेलल में करके निकालेंगे, यानी हमको इस एन आर को कितनी दफ़ा जोड़ना पड़ेगा रेसिप्रोकल में, एम टाइम्स। सो नेट इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल्स विल बी, कितना हो जाएगा भाई, 1/r इक्विवेलेंट का मतलब कितना है, एक रो का कितना है एन आर, कितनी बार जोड़ना है 1/nr को, इसको जोड़ते जाना है m टाइम्स जोड़ते जाइए। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा nr, 1 + 1 + 1 कितनी दफ़ा, m टाइम्स, तो हमारी समझ में एक को m बार जोड़ोगे तो ये हो जाएगा m और नीचे में हो जाएगा n r, तो ये तो आया 1/r इक्विवेलेंट। हमको तो r इक्विवेलेंट चाहिए ना, तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, nr/m। ठीक है, आप फटाफट सब कुछ लिखिए, डायग्राम बनाइए। तो फिर इस डायग्राम को मिटाकर हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। चलिए, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इस डायग्राम को मिटाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है डायग्राम को बनाने में, अच्छे से बनाइएगा। और हम फिर से कह रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में यहाँ पे मैक्सिमम करंट का कंडीशन प्रूफ करने आएगा, तो जैसे जैसे हम जा रहे हैं स्टेप वाइज वैसे वैसे याद रखिएगा। देखिए, जो डायग्राम इतना बड़ा था वो डायग्राम अब छोटा हो जाएगा। कैसे भाई, तो सभी सेल का नेट ईएमएफ जो है वो आ चुका है NE, और जितने भी इंटरनल रेसिस्टेंस सेल के उन सभी का वैल्यू आ चुका है NR/M। और अब नीचे में एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा हुआ है कैपिटल R, और करंट I का मैक्सिमम वैल्यू का कंडीशन हमें ढूंढना है। तो अब अगर आपसे कोई इस पूरे सर्किट का नेट रेसिस्टेंस पूछेगा तो मेरी समझ में अब आप उसको बता सकते हो, अब आपको दिख रहा होगा। देखिए, जो भी बातें थी निकाला हमने, उसको हमने फिगर में दिखा दिया। देखिए, अब थोड़ा आप अच्छे से सोचिए, तो मेरी समझ में NR/M और ये कैपिटल R अब सीरीज़ में आ चुका है ना। तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, नाउ नेट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा, कैपिटल R प्लस NR/M। सो कितना करंट ड्रॉ होगा यहाँ से, सो करंट I बराबर क्या होता है, नेट ईएमएफ बटा नेट रेसिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ है NE और नेट रेसिस्टेंस है R प्लस NR/M। इसको थोड़ा सा अगर आप और सॉल्व कीजिएगा, चलिए आप एक काम कर लीजिए, यहाँ तक करंट लिख लीजिए और अब हमें जाना है मैक्सिमम करंट तक। पहले यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं मैक्सिमम करंट का कंडीशन। चलिए, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। देखिए, इसको थोड़ा सा और खोलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो I बराबर, थोड़ा सा हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि इसको ज़्यादा हमें स्पेस मिले। देखिए, अब यहाँ से इधर आ रहे हैं, I बराबर, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर कीजिए। M यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो वो M ऊपर चला जाएगा, तो M × N × E, एलसीएम वाला M ऊपर चला गया और यहाँ गुना हो जाएगा MR प्लस N/r। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल R के साथ M है और स्मॉल r के साथ N है, कभी कभी इंटरचेंज हो जाता है तो रिजल्ट बदल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा।
अभी अभी हमने बताया था कि एक रो में n सेल है और टोटल रो है m, तो ये अगर देखा जाए तो m गुना n टोटल सेल की संख्या हो गई। हम चाहें तो पुट कर दें m गुना n टोटल नंबर्स ऑफ सेल्स, जो कि हमने शुरू में मान रखा था। तो अब जो आपका करंट आ चुका है वो फाइनली आ चुका है n ई अब बटा में mr अब प्लस में nr। चलिए, ये तो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। लेकिन हमें करंट को क्या करना है, मैक्सिमम कंडीशन ढूंढना है। किसके लिए? क्वेश्चन कहता है कि आप मैक्सिमम करंट किस कंडीशन में होगा। तो आप सोचो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर और नीचे में डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर अगर जितना कम हो, डिनोमिनेटर जितना कम हो उतना आई का वैल्यू ज़्यादा। सीधी सी बात है, एम आर प्लस एन आर जितना कम होगा उतना आई ज़्यादा होगा। हमको तो आई ज़्यादा ही चाहिए। हम लोग क्यों सेल लगाते हैं? मैक्सिमम करंट के लिए। करंट को घटाना तो है नहीं, बढ़ाना है। तो टू गेट मैक्सिमम करंट, टू गेट मैक्सिमम करंट द फैक्टर, कौन सा फैक्टर? ये नीचे वाला फैक्टर, द फैक्टर एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम। ये तो बिल्कुल लॉजिक वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है कि ये एम आर प्लस एन आर हमारा क्या होना चाहिए भाई? तो मिनिमम हो जाएगा, तो टोटल नेट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अब इसके साथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके कंडीशन तक पहुंचते हैं। चलिए देखिए, हम चाहें तो इस एम आर प्लस एन आर को समझना थोड़ा। यहाँ पे एम आर प्लस एन आर को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, रूट ओवर एम आर का स्क्वायर अब प्लस रूट ओवर एन आर का स्क्वायर। देखिए, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आंसर तो वही बचेगा। ठीक है, कुछ और इसमें हम प्लस माइनस करते हैं। देखो, प्लस 2 रूट ओवर एम आर इंटू रूट ओवर एन आर माइनस 2 रूट ओवर एम आर इंटू रूट ओवर एन आर। समझना यहाँ पे अच्छे से। देखो हमने क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन किया इसके साथ। एम आर प्लस एन आर को अगर रूट ओवर एम आर स्क्वायर प्लस एन आर स्क्वायर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर वही आ जाएगा। और उसमें हमने कुछ प्लस कर दिया प्लस 2 रूट एम आर प्लस इंटू एन आर। अब उतना ही हमने प्लस भी किया, उतना ही हमने माइनस भी किया। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, रहेगा लॉजिक यही। अब ज़रा आप गौर कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस 2ab और ये माइनस का 2ab। ठीक है, तो हम देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ तक इस टर्म को लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए, तो ज़रा ऐसा हो जाएगा एम आर प्लस एन आर बराबर, देखिए ये और ये, इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए की जगह पर क्या है एम आर, और रूट ओवर क्या है भाई, तो एन आर का क्या है होल स्क्वायर, प्लस क्या बचा हुआ है 2 रूट ओवर एम आर इंटू एन आर। देखिए हम क्या करने चले थे, तो हमें इस फैक्टर को मिनिमम करना था। आप याद रखिएगा हमें करना क्या, इसको मिनिमम करना है। तो ये मिनिमम कब होगा, यहाँ सोचिए, ये इसके बराबर है अगर देखा जाए तो ये वैल्यू LHS RHS तो बराबर होता है। तो ज़रा RHS पे ध्यान दीजिए, RHS में क्या है, तो 2 पॉजिटिव चीज़ का एडिशन है। ठीक है, लेकिन हमें करना तो मिनिमम है, करना क्या है इसे मिनिमम। तो सीधा सा लॉजिक है, अगर ये रूट ओवर एम आर बराबर हो जाए रूट ओवर एन आर के, समझना, अगर ये रूट ओवर एम आर बराबर हो जाए रूट ओवर एन आर के, तो ये दोनों कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएगा, तो कुछ वैल्यू कम हो जाएगा। LHS के बराबर RHS होता है, और RHS में अगर हम ये दोनों को किसी तरह से बराबर कर देना तो ये कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएगा, तो ये वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन RHS to get मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, रूट ओवर एम आर शुड बी इक्वल्स टू रूट ओवर एन आर। तो ये रूट से रूट कैंसिल है ना, तो यहाँ से देखा जाए तो कैपिटल R बराबर हो गया NR/M।
बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक निकल करके आया। कैपिटल आर क्या है आपका? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, और एन आर बटा एम क्या है? टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। देखिए तो आप निकाले थे ना, एन आर बटा एम क्या है? तो सर्किट का टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, और कैपिटल क्या है? तो टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। ऐसा ही निकल गया है ना, इसको मिनिमम करना था। मिनिमम करने के लिए हमने इन दोनों को बराबर रखा ताकि कट जाए, कट के कम हो जाए वैल्यू, कटेगा तो कम हो जाएगा। उसके लिए कंडीशन यह है कि अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो तो ये वैल्यू कटेगा तो इसका वैल्यू मिनिमम होगा, और जब इसका वैल्यू मिनिमम होगा तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो आपको यहीं पर ये बात प्रूफ करके लिखना पड़ेगा। तो आपको रिजल्ट क्या मिला? इन दिस कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन हमने अभी ड्रॉ किया था, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, टू गेट मैक्सिमम करेंट, द टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल्स should be equal to external resistance। याद रखिएगा, हमने आज आपको 3 कंडीशन पढ़ाया। पहले कंडीशन में सीरीज में मैक्सिमम करंट कब होता है? जब इंटरनल रेसिस्टेंस कम हो, एक्सटर्नल ज़्यादा हो। पैरेलल में कब होता है मैक्सिमम करंट? जब इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो? ज़्यादा हो, एक्सटर्नल कम हो। और मिक्स्ड ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट कब होता है? जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो, तो उस कॉम्बिनेशन में आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड में यहाँ तक प्रूफ करने को आता है। सारा स्टेप याद कर लीजिएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करना है आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हम आपको एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11 है वो हम अभी सॉल्व कर देते हैं। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3.11 एनसीईआरटी अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज्ड। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, चार्ज किया गया बाय अ 120 वोल्ट डीसी सप्लाई यूजिंग अ सीरीज रेसिस्टर ऑफ 15.5 ओम। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी? टर्मिनल वोल्टेज हमें ज्ञात करना है ड्यूरिंग चार्जिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रेसिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट? आप इस न्यूमेरिकल को ना सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालिए। और ये इम्पॉर्टेंट बोर्ड के लिए नहीं है, बोर्ड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आइदर मेडिकल एग्जाम और आईआईटी एग्जाम। कहीं पर भी इस तरह का सवाल आ सकता है, क्योंकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो इस बैटरी में आप एक छोटा सा इस क्वेश्चन में आप एक छोटा सा मिस्टेक करोगे। वो कहाँ पे होगा वो अभी हम बताएंगे, क्योंकि कुछ लोग फॉर्मूला रटते हैं ईएमएफ बराबर टर्मिनल वोल्टेज प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस इनटू करंट, ई बराबर वी प्लस आई आर। तो वो डिस्चार्जिंग वाले केस का फॉर्मूला था, ये चार्जिंग का केस है। अब यहाँ पे देखो कैसे होगा। देखो सबसे पहले तो जैसे जैसे क्वेश्चन के वैसे वैसे सर्किट बनाओ। स्टोरेज बैटरी है, उसका ईएमएफ दे रखा है, चलिए ईएमएफ इसका दे रखा है 8 वोल्ट, और इस बैटरी का अपना इंटरनल रेसिस्टेंस भी है ना, कितना है 0.5 ओम, दैट इज इंटरनल रेसिस्टेंस। और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया चार्ज करने के लिए, एक बाहर से एक सोर्स लगाया गया, ठीक है, ये एक बाहर से सोर्स दिया गया, 120 वोल्ट का डीसी सप्लाई है, इसको चार्जिंग करने के लिए दिया गया है। और यहाँ पर एक रेसिस्टर भी लगाया गया सीरीज में, चलिए अच्छी बात है, कैपिटल आर, जिसकी वैल्यू कितनी है 15.5 ओम। डायग्राम ज़रूर बना लीजिएगा, ऐसा कुछ है केस। कहता है हमें सबसे पहले तो कि टर्मिनल वोल्टेज निकालिए। सबसे पहले आप करंट निकालिए, करंट इन द सर्किट। सबसे पहले क्या निकालिए? करंट इन द सर्किट, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। करंट कितना फ्लो करेगा भाई? तो देखिए आई बराबर, मान लो यहाँ से करंट आई निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से आई करंट जा रहा है, तो आई बराबर होता है ईएमएफ नेट बटा में नेट रेसिस्टेंस, ई बटा आर। देखिए तो ज़रा यहाँ से आई बराबर कितना निकल कर आएगा नेट ईएमएफ। तो देखिए 120 वोल्ट 8 वोल्ट, तो 120 में से 8 चला गया
आप चाहें तो यहाँ पे आप किरचॉफ्स लॉ लगा के भी निकाल सकते हैं, जिसकी मर्जी होगी वो अपना किरचॉफ्स लॉ लगा लेगा। मान लो इसको वो ए मान लेगा, इस पॉइंट को मान लो बी मान लेगा, इस पॉइंट को अगर सी मान लेगा और इस पॉइंट को अगर डी मान लेगा, तो वो आराम से लूप में चल करके और करंट निकाल सकता है, ए से बी से सी से डी, डी से ए। अगर तुम लोग चाहो तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। चलिए हम वैसे ही निकाल देते हैं। मान लो किसी की मर्जी है कि हम, चलो यहाँ पे तुम लोग थोड़ा बहुत किरचॉफ लॉ भी हम क्लियर कर देंगे। चलिए ए से जाते हैं बी, वी ए माइनस वी बी, बैटरी को पॉजिटिव एंड से क्रॉस किया 8, बी से चले जाओ सी, ठीक है। करंट कितना है भाई, तो वही है आई, और करंट के ही दिशा में जा रहे हैं तो 0.5। सी से कहाँ चले जाओ डी, करंट के ही दिशा में है आई, रेसिस्टेंस कितना है भाई, तो 15.5 ओम। और डी से कहाँ चले जाओ फिर ए, तो अब नेगेटिव से पॉजिटिव है तो माइनस का 120। चलिए सब कुछ कैंसिल हो चुका है, 120 में से 8 चला गया, इधर 0 है, माइनस का 112, अब प्लस 15.5 और 5 कितना हो गया 16 आई, ये जाके प्लस का हो जाएगा, तो आई बराबर 112/16 यानी कि 7 एम्पियर। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे करंट निकाल लिया, हम चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, आपके लिए हमने थोड़ा सा किरचॉफ लॉ का यूज़ कर दिया ताकि आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए। अब देखिए हमें टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, है ना। बहुत लोग फॉर्मूला रट लेंगे भाई कि ई बराबर तो होता है वी प्लस आई आर, तो वी बराबर हो जाएगा ई माइनस आई आर, लेकिन नहीं, ये फॉर्मूला तब लगा रहे थे जब डिस्चार्ज हो रहा था। सिंगल बैटरी का केस था, वो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा था किसी रेसिस्टर पर, लेकिन ये यहाँ पे एक बैटरी एक दूसरे बैटरी को चार्ज कर रहा है, तो हम थोड़ा लॉजिकल बात करेंगे। देखो यही है ना बैटरी, इसी को चार्ज कर रहे हैं ना, इसी का ना इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो टर्मिनल वोल्टेज का मतलब इसी का ना वोल्टेज चाहिए, इसी का वोल्टेज चाहिए, है ना। वहाँ से वहाँ तक, ए से कहाँ तक, सी तक, इस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज ए से कहाँ तक होगा, सी तक होगा। तो देखो सबसे पहले ए से हम जाते हैं बी, ए से कहाँ गए बी, एक बैटरी मिला 8 वोल्ट, ठीक है। फिर हम बी से चले गए सी, तो अब क्या है, करंट है आई और एक रेसिस्टेंस है 0.5 ओम, करंट आई और रेसिस्टेंस कितना 0.5 ओम, उसी के दिशा में है, करंट के ही डायरेक्शन में है, तो 0.5 ओम प्लस में। चलिए तो बी से बी कैंसिल, टर्मिनल वोल्टेज दैट इज वी ए माइनस वी बी, आपको सवाल में ही निकालना था टर्मिनल वोल्टेज वी ए माइनस वी बी। तो 8 प्लस आई का वैल्यू कितना है देख लीजिए, 7 को 0.5 से गुना करोगे तो 3.5, यानी कि आंसर है आपका 11.5 वोल्ट। जिस बैटरी को आप चार्ज कर रहे हैं उसका टर्मिनल वोल्टेज होगा 11.5 वोल्ट, ठीक है। अगर देखा जाए तो हुआ क्या, V बराबर, अगर हम इसको E कह दें, ई EMF है ना E, तो V बराबर E प्लस आई आर, E प्लस आई आर हुआ। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं भले अपने जानकारी के लिए कि जब चार्जिंग का केस होगा, चार्जिंग वाले केस में, तो आप याद रखिएगा V बराबर E प्लस आई आर। डायरेक्ट अगर आपको एग्जाम में बनाना हो तो V यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर EMF प्लस आई आर। अगर ये डिस्चार्जिंग वाला केस होता तो V बराबर E माइनस आई आर। तो ये कब होगा, जब डिस्चार्जिंग वाला केस होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो। तो हम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आज आपको टेस्ट में दे देते हैं, देखते हैं आपने कितना सीखा है। टेस्ट का क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगर आपने पिछले न्यूमेरिकल को सीखा है, समझा है, तो मेरी समझ में इससे आसान क्वेश्चन टेस्ट का कभी हो ही नहीं सकता है। जो जैसा पिछला न्यूमेरिकल है सेम वैसा ही न्यूमेरिकल मैंने टेस्ट में आपको दिया। अ बैटरी ऑफ 6 cells each of EMF 2 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by a DC supply 220 volt by using an external resistance of 10 ohm. What is the potential difference across the battery? 4 ऑप्शन 40, 20, 50 या 60 वोल्ट। ठीक है, इस सवाल को जल्दी से बनाइए और सेंड कीजिए। और एक बात और, जब हम पिछला न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे एक सवाल और था कि हम लोग एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, यहाँ लिखा है ना 10 ओम का है, पिछले बार में 15.5 ओम का था, यूज़ क्यों करते हैं? तो उसका लॉजिक ये है कि देखो, जब आप किसी बैटरी को चार्ज कर रहे हो, 220 वोल्ट की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, उस बैटरी का अपना EMF बहुत कम है, तो उसके मैक्सिमम ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट वो सेंड कर दे, तो उसे करंट को बैलेंस करने के लिए वहाँ पे एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाया जाता है। अगर वो नहीं लगाएंगे तो बैटरी वो डैमेज हो जाएगा जिसको आप चार्ज कर रहे हो। इसी वजह से देखो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा हुआ है,
बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम। अगर ये नहीं रहेगा तो वहाँ पे आप उससे जाने वाले करंट को मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप इस सवाल को बनाइए और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ इसका न्यूमेरिकल देख लेंगे। एक टाइप इसमें रह गया है जिसमें हम लोग रिवर्स करके या रॉन्गली कनेक्ट कर करके बैटरी को उसका निकालते हैं ईएमएफ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ के बारे में, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बचता है यानी कि पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज। तो इस लेक्चर को अच्छे से समझिए, यहाँ से सवाल आपके बोर्ड में पक्का आएगा।